हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। सोशलॉजी की हमारी आंसर राइटिंग की क्लास चल रही है। जैसे कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा है, हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट 3 स्टार्ट किए, ठीक है, जिसका नाम क्या है? ग्रामीण एवं नगरीय समाजवाद। क्या है? रूरल एवं अर्बन सोशलॉजी। ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कर लिया? ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम। ठीक है, ये टॉपिक कर लिया कि ग्रामीण समाज किस प्रकार होता है, वह किस, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है और किस प्रकार से ग्रामीण समाज का निर्माण होता है और वह किस प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? ग्रामीण शहरी अंतर। ग्रामीण समुदाय और शहरी समुदाय में क्या अंतर है, ग्रामीणवाद है क्या और नगरवाद है क्या। ठीक है। चलिए, इससे पूर्व मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम लोग ने कहाँ से ये कंटेंट लिया है। ठीक है। सबसे पहले तो राजस्थान और उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के नोट्स हैं। ठीक है, यहाँ से। और इसके पश्चात हमने दर्पण कोचिंग के नोट्स लिए हैं। ठीक है, बुक लिए, वहाँ वहाँ से ही हमने इस टॉपिक को कवर किया। ये दो है यहाँ पे। और एक मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग की एक पीडीएफ है, वहाँ से हमने इस टॉपिक को कवर। ठीक है, ये तीन सोर्स हैं इस टॉपिक को कवर करने के। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि सोर्स बताना जरूरी है। बिना सोर्स के पढ़ाना उतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि देखिए, सोर्स पे सबको सबसे पहले तो ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, कि कंटेंट सही है या नहीं है। ठीक है। और सबसे ऑथेंटिक कंटेंट माना जाता है किसको? मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग, क्योंकि बीए के सिलेबस में ये दिया हुआ है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। ठीक है। आज का क्वेश्चन है हमारा कि ग्रामीण समुदाय किसे कहते हैं, उसकी विशेषताओं को समझाएं। 7 मार्कर क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एज इट इज ऐसे क्वेश्चंस आपको परीक्षा में आपके मिल जाएंगे। तो सबसे पहले एक परिभाषा लिखेंगे आप 3 से 4 लाइन में। ठीक है, 3 से 4 लाइन में आप क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्या? ग्रामीण समुदाय। ठीक है। यदि आपको किसी थिंकर का नाम याद है तो आप थिंकर का नाम लिख करके ऐसा लिख सकते हैं, ग्रामीण समुदाय। ठीक है। तो ग्रामीण समुदाय व्यक्तियों का सामाजिक समूह है। किसका? व्यक्तियों का। कौन सा समूह है? सामाजिक समूह है, जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है। चाहे व्यक्तियों का समूह है तो आप लिखेंगे यहाँ ग्रामीण समुदाय व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। कहाँ पे निवास करते हैं? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। और जीवन जीने के लिए, जीवन जीने के लिए सामान्य जीवन ढंग को अपनाते हैं। सामान्य जीवन तरीके को अपनाते हैं। ठीक, या आप लिख सकते हैं या तरीके लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन लिख लिया। अब उन्होंने पूछा क्या? उसकी विशेषताओं को समझाएं। यदि यहाँ पे आपका ये खत्म हो रहा है कि सामान्य जीवन अपनाते हैं, और फिर यहाँ पे आप विशेषताएं लिखेंगे। ठीक है, विशेषता लिखने के पश्चात आप डैश डालेंगे, और डैश डालने के बाद 1 2 3 4 5 6 जितनी आपके पास जगह बच रही है उतने पॉइंट आप लिख देंगे। सबसे पहले इनकी विशेषता क्या होती है? सबसे पहले तो इनका व्यवसाय देखेंगे तो कृषि मुख्य व्यवसाय होता है इनका। मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। ठीक, इसके पश्चात क्या है? यहाँ पे जनसंख्या कैसी होती है? न्यून होती है। ठीक है, जनसंख्या क्या होती है? न्यून होती है। यदि हम ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा करें, ऐसा क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या कितनी 1,000 से कम होती है उसे ग्राम या ग्रामीण समुदाय कहा जाता है। लेकिन अब उसकी जनसंख्या 1,500 2,000 भी होने लगी है। ठीक है। यदि हम बात करें नगर, नगर क्या होते हैं? 5,000 से ऊपर की अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को नगर कहा जाता है ना। उसी प्रकार ग्रामीण समुदाय क्या है? एक निश्चित न्यून जनसंख्या होगी, उनका मुख्य व्यवसाय क्या होगा? कृषि हो गया। ठीक है, जनसंख्या में समानता होगी, क्योंकि जनसंख्या में समानता यानी कि स्त्री पुरुष सब यहाँ पे क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है। इसके पश्चात चौथा लिख लीजिए यहाँ पे जाति प्रथा आधारित समाज होगी। यहाँ पे जाति विद्यमान होती है। कहाँ पे जाति? इसमें ग्रामीण समुदाय में जाति आधारित समाज। इसके पश्चात लिख लीजिए ग्रामीण जीवन जो होता है वो कैसा होता है? जीवन निर्वाह होता है। कैसा होता है? जीवन निर्वाह होता है। ठीक है, परिवार
आधारभूत एवं नियंत्रण इकाई होती है। यहाँ पे लिख लीजिए क्या, परिवार आधारभूत एवं नियंत्रण इकाई होती है। ऐसे 6-7 पॉइंट आपको एलिब्रेट करना है, मैं बोलते जाता हूँ, आप लिख लीजिए। प्रकृति से ये क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। किससे? प्रकृति से संबंधित होते हैं। यहाँ पे जो परिवार मिलेंगे आपको, संयुक्त परिवार प्रणाली मिलेगी। परिवार कौन सी? संयुक्त परिवार प्रणाली। इनका जीवन कैसा रहता है? सादा जीवन और शुद्ध जीवन रहता है। ठीक है। श्रम में निपुणता का अभाव रहता है, यानी कि जो ये श्रम करते लेबर होते हैं, अनस्किल्ड लेबर होते हैं। ठीक है, इनके पास कौशल नहीं रहता है। अशिक्षा व जीवन का स्तर कैसा होता है? निम्न होता है। लिख लीजिए, अशिक्षा और जीवन स्तर क्या होता है? निम्न होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए आप, जनमत पे अधिक महत्व रहता है। ठीक है। ग्रामीण समुदाय में आपको जन जाति पंचायत भी आपको देखने को मिलेगी। कौन सी? जाति पंचायत। ठीक है। यहाँ पे परंपरा एवं धर्म का अत्यधिक महत्व होता है। महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत क्या होती है? निम्न होती है। रूढ़िवादिता विद्यमान होती है। इस प्रकार आपको ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं लिखना है, और बढ़िया सा फिर आपको क्या लिखना है? कंक्लूजन लिखना है। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा इसका आंसर होगा। आप यदि इसमें बनावटी आंसर लिखेंगे तो चेक करने वाला समझ जाएगा, और सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। ये नहीं कि आप विशिष्ट हिंदी में लिख रहे हैं या विशिष्ट इंग्लिश में लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कि सामान्य लैंग्वेज में आप लिखें। क्योंकि देखिए, समाज शास्त्र का मतलब होता है समाज से जुड़े हुए विषयों का अध्ययन करना। ठीक है, अब वो विषय का अध्ययन आप विशिष्ट तरीके से नहीं विशिष्ट लैंग्वेज में तो नहीं कर सकते, तो सामान्य लैंग्वेज में आपको समझाते हुए अपने आंसर्स को कंप्लीट करना। और हमारे आंसर राइटिंग का आपको मालूम ही है कि फॉर्मूला है क्या? CPI, कंटेंट प्रेजेंटेशन इनोवेशन। ये मैं इसलिए आपको रोज बताता हूँ कि आपके माइंड में क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। हाँ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अब क्या है, नगरीय समुदाय किसे कहते हैं? ठीक है, उसकी विशेषताओं को बताएं। सेम क्वेश्चन है, एक नगर का होगा और एक ग्रामीण क्षेत्र का हो गया। तो नगरीय समुदाय होता क्या? भारत में 1 लाख या अधिक जनसंख्या वाले को नगर कहा जाता है, और इसी नगर में निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? नगरीय समुदाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगरीय समुदाय। ठीक है, कि भारत में 1 लाख या उससे अधिक। ठीक है, तब ठीक है, वैसे तो 5,000 महानगर, नगर इस टाइप के सुने होंगे ना आपने, तो यहाँ डेफिनेशन में लिखा है 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र के समुदाय को नगरीय समुदाय कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, व्यक्ति के बड़े घने बसे हुए क्षेत्र होते हैं। व्यक्ति के जो क्षेत्र होते हैं घने होते हैं। जैसे हम बात करें जबलपुर, भोपाल, ठीक है, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट को देख लीजिए आप, वो नगर की श्रेणी में आते हैं। सिवनी, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, ये सब क्या है, नगर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या होगा। नगरीय समुदाय की डेफिनेशन लिख लिया आपने। अब देखते हैं इसकी विशेषता होती क्या है। तो विशेषता सेम लिखना है यहाँ पे, ऐसे विशेषता डैश डालना है आपको। सबसे पहले तो जनसंख्या का अधिक होना। ठीक है, जनसंख्या का अधिक होना। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए आप यहाँ पे, जनघनत्व अधिक। ठीक है, जन घनत्व अधिक। कितना होगा जनघनत्व अधिक? 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए आप, औपचारिक संबंध हो गए यहाँ पे। ठीक, कहाँ पे? नगरीय समुदाय में औपचारिक संबंध, फॉर्मल, और ग्रामीण समुदाय में अनौपचारिक संबंध होते हैं। ठीक है, नगर क्या होते हैं? विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिख लीजिए आप यहाँ पे, सामाजिक गतिशीलता होती है। सामाजिक गतिशीलता। यहाँ पे गैर कृषि व्यवसाय से संलग्न व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है, यानी कि उद्योग और सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी में अधिक अ, लोगों का जुड़ाव होता है। ठीक है, तो गैर कृषि व्यवसाय से जुड़े होना। ठीक, इसकी विशेषता होगी। फिर क्या होगी नगरीय समुदाय की विशेषता? यहाँ पे सामाजिक स्थिरीकरण होगा। ठीक है, सामाजिक स्थिरीकरण होगा। फिर क्या है यहाँ पे, आठवां पॉइंट लिख लीजिए आप, भौतिकतावाद देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, फिर क्या है,
वर्ग अतिवाद भी देखने को मिलेगा आपको, वर्ग अतिवाद। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे सिनॉप्सिस में लिखे हुए हैं, और सिनॉप्सिस आज समाजशास्त्र के संपूर्ण सिनॉप्सिस डल जाएंगे टेलीग्राम चैनल में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ शैक्षणिक सुविधा होती है, मतलब साक्षरता अपेक्षाकृत उच्च होती है। ठीक है, इसके पश्चात लिख लीजिए स्वास्थ्य की उपलब्धता। ठीक है, आपराधिक गतिविधियों का अधिक होना, लेकिन सुरक्षा भी उसी के अनुपात में होती थी। इस प्रकार ये क्या है यहाँ पे नगरीय समुदाय की विशेषता है। तो सिंपल सा है, आपको इस फॉर्मेट में अपना उत्तर डिजाइन करना है, तो पैटर्न लिखना है, इसी पैटर्न में आपको आंसर्स लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अंतर बताना। ठीक है, तो आपको इसके उत्तर लिखने के लिए आपको सिंपल था, यहाँ पे आधार लिखेंगे, फिर यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र, और यहाँ पे शहरी क्षेत्र, है ना। इस फॉर्मेट में आप लिखते हैं, आपको ये देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, कितने 10 मार्कर का होगा, यदि बड़े वाले में आता है तो बिल्कुल ये आना ही चाहिए ये, क्योंकि एज इट इज सिलेबस में दिया हुआ। तो सबसे पहले बताना पड़ेगा आपको आधार क्या है। तो जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या यहाँ पे कितनी होगी, 5,000 से कम, और शहरी क्षेत्र कितने होते हैं, 5,000 से अधिक होते हैं। ठीक है, कितने, 5,000 से अधिक। दूसरा लिख लीजिए जनघनत्व। ठीक है, ये आधार है, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में जो अंतर यदि आपको स्पष्ट करना है, तो यहाँ पे 400 किलोमीटर प्रति 400 व्यक्ति प्रति क्या है, प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इससे कम हो, यहाँ पे 400 से क्या हो, अधिक हो। इसके पश्चात लिख लीजिए आकार, छोटा आकार, यहाँ पे न्यून आकार। ठीक है, और ये क्या होंगे, विस्तृत आकार का होगा ये। ठीक है, संबंध, प्राकृतिक संबंध, जो प्राकृतिक नेचर के साथ जो रिलेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रत्यक्ष और घनिष्ठ होता है, मतलब प्रत्यक्ष और घनिष्ठ होगा, जबकि यहाँ पे अप्रत्यक्ष और सामान्य होता है। ठीक है, इसके पश्चात लिख लीजिए सामाजिक संबंध। ठीक है, सामाजिक संबंध कैसे होंगे, यहाँ पे अनौपचारिक, यानी कि भाई बंधु वाले होंगे। ठीक है, और क्या होंगे, व्यक्तिक होंगे, व्यक्तित्व होंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं, औपचारिक होंगे और अवैयक्तिक होंगे। औपचारिक यानी कि जिसको जिससे मतलब है केवल वही अपने संबंध स्थापित करेगा, और वो एक कैसे सांगठनिक रूप में, जैसे ठीक है, जैसे आप किसी शहर में एक सोसाइटी में रह रहे हैं, वहां पे जो व्यक्तियों के जो संबंध बनेंगे। ठीक है, एक, और हाँ, तो होता क्या है, पद और व्यक्ति के स्टेटस और परिस्थिति को देखा जाता है, कहाँ पे, शहरी क्षेत्र में। ठीक है, इसके पश्चात लिख लीजिए स्थायित्व। ये ये अपेक्षाकृत क्या रहता है, समान स्थायित्व रहता है इनका। और शहरी क्षेत्र में क्या रहेगी, आपको गतिशीलता देखने को मिलेगी। ठीक, इसके पश्चात क्या है, परिवार। यहाँ पे संयुक्त परिवार दिखेंगे आपको। ठीक है, और यहाँ पे एकल परिवार की संख्या दिखेगी। ठीक है, फिर आधार में देख लीजिए, और क्या देखेंगे, विवाह। ठीक है, विवाह, विवाह क्या होंगे, परिवार द्वारा निर्धारित। और यहाँ पे क्या है, आपको प्रेम विवाह देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात दिख लीजिए महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पर्दा प्रथा, निम्न सामाजिक स्थिति मिलेगी महिलाओं की, कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में इस प्रकार की कोई समस्या विद्यमान नहीं रहती, लेकिन शहरी क्षेत्रों में आपको पर्दा प्रथा तो नहीं रहेगा, यहाँ पे स्वतंत्रता रहेगी प्रत्येक स्त्री को, और उसकी स्थिति क्या रहेगी, उच्च स्थिति रहेगी, और शिक्षा स्वास्थ्य के लिए भी उसको स्वतंत्रता मिलेगी, महिला स्थिति। ठीक है, इसके पश्चात क्या है, सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा, जाति आधारित होगी, जाति प्रथा आधारित। यहाँ पे क्या है, वर्ग आधारित। ठीक है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग सुना होगा ना आपने, ये वही वर्ग है। इसके पश्चात क्या है, धर्म, या ईश्वर के प्रति अनंत विश्वास। ठीक है, ईश्वर के प्रति अनंत विश्वास। और यहाँ पे क्या होता है, विवेक पर आधारित धर्म, विवेक पर आधारित धर्म, ये लिखेंगे आप। सांस्कृतिक जीवन, परंपराओं को अधिक महत्व देते हैं ये।
और ये गत्यात्मक परिवर्तनशीलता होते हैं, गत्यात्मक परिवर्तनशील। ठीक है। व्यवसाय, 70% से अधिक जनसंख्या किसमें रहेगी, कृषि कार्य में संलग्न, और यहाँ पे गैर कृषि कार्य में संलग्न। ठीक है। तो इस प्रकार आपको ऐसे 10 से 12 पॉइंट लिखना है इसके अंतर में। ठीक है, इसके ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के अंतर में। क्लियर। चलिए, और इसमें कंक्लूजन लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि डिफरेंस वाला आया है, लेकिन लिख सकते हैं आप एक दो लाइन, यदि आपके पास बच रही है तो आप कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। कंक्लूजन लिखना वैसे अच्छा माना जाता है ना। और ऊपर आपको डेफिनेशन भी लिख देना है, एक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों की डेफिनेशन लिखना है, और डेफिनेशन लिखने के बाद ये फॉर्मेट आपको डिजाइन करना है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ग्रामीणवाद है क्या, इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है आपको। ठीक है, ये भी सिलेबस में एज इट इज दिया हुआ है। तो ग्रामीणवाद है क्या, 7 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो बढ़िया, 3 से 4 लाइन में आपको डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, 3 से 4 लाइन में तो डेफिनेशन होगी क्या, तो ग्रामीणवाद ग्रामीण लोगों और स्थानों के बारे में उन सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, साथ साथ आर्थिक विचारों और कार्यों को दर्शाता है। कि देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे हैं, ठीक है, उनमें किस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और आर्थिक विचार हैं, और उनके कार्य किस प्रकार हो रहे हैं, इसको दर्शाता है। जिन्हें शहरी आधारित अभिजात वर्गों के समूह के द्वारा तैयार किया जाता है और उन्हें क्रियान्वित किया जाता है। जो भी यदि ग्रामीण की योजनाएं चल रही हैं, तो उसका क्रियान्वयन कौन करवाता है, शहरी क्षेत्र के लोग करवाते हैं। ऐसा डेफिनेशन में लिखा है, लेकिन आप डेफिनेशन लिख लीजिए। यह समाज के विकास के लिए, जो ग्रामीण समाज होता है, ग्रामीणवाद होता क्या है, तो डेफिनेशन लिखेंगे। ग्रामीणवाद ग्रामीण समाज के, लिख लीजिए, ग्रामीण समाज के विकास के लिए, ग्रामीण समाज के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, क्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं को सुधारने के लिए प्रेरित करता है। ग्रामीणवाद क्या होता है, ग्रामीण समाज के विकास के लिए, ग्रामीण समाज के विकास के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं को सुधारने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जो जो किसको बढ़ावा दे सके, ग्रामीण विकास को प्रेरित करता है। किसको, ग्रामीण विकास को प्रेरित करता है। कौन, ग्रामीणवाद। ग्रामीणवाद क्या होता है, यदि सिंपल सी इसकी डेफिनेशन लिखें, तो ग्रामीणवाद वह अवधारणा है जिसके माध्यम से ग्रामीण समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचारों का समावेश करते हुए ग्रामीण विकास की अभिप्रेरणा को क्रियान्वित किया जाता है, या ग्रामीण विकास की अवधारणा को अपनाया जाता है। यही क्या है, ग्रामीणवाद है। ठीक है, अब इसकी विशेषताओं में देख लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषता है। सबसे पहले तो ग्रामीण केंद्रीयता। इसमें ग्राम ग्राम या गांव को किस में रखा जाता है, केंद्र में रखा जाता है, और उन्हीं को केंद्र में रखते हुए विभिन्न प्रकार की योजनाओं और उनको संचालित किया जाता है। ठीक है, सामाजिक समृद्धि। अब देखिए, समाज तो यहाँ पे विकसित अवस्था में रहता है, अब विकसित को क्या बनाना है, आपको समृद्ध बनाना है। सामाजिक समृद्धि की भी प्रधानता होगी यहाँ पे। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, यहाँ पे कौन सा सामाजिक न्याय मिलेगा, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार एवं अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने जीवन को क्या करता है, सरल तरीके से निर्वाहन करता है। ठीक है, चौथी विशेषता क्या होगी यहाँ पे, सामाजिक संसाधनों का उपयोग। सामाजिक संसाधनों का उपयोग, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 39। ठीक है, समुदाय के संसाधनों का वितरण इस प्रकार किया जाएगा कि समुदाय का क्या हो सके, उत्थान या विकास हो सके। ठीक है, आर्टिकल 39 का बी बोलता है ये। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति को समान आजीविका के, या प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका के लिए समान संसाधनों की उपलब्धता होगी। आर्टिकल 39 आप पढ़िएगा। पहला मैंने बताया, दूसरा बताया, तीसरा क्या, संपत्ति के केंद्रीकरण पर रोक लगाता है ये। ठीक है, चौथा क्या बोलता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, किसको, स्त्री पुरुष को। ठीक है, फिर ई नंबर का क्या बोलता है इसमें, ठीक है, 39 ई क्या बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और इसका ऐप क्या बोलते हैं, 39 ऐप का फैसिलिटी दी जाएगी, किसको, बच्चों को। ठीक है, इस प्रकार ये आप लिखेंगे। लेकिन हाँ, अब पुनः आते हैं हम लोग इसकी विशेषता में कि पांचवी विशेषता क्या हो जाएगी, सामुदायिक सहयोग। कि समुदाय में रहने वाले लोग एक दूसरे को
क्या करते हुए, सहयोग करते हुए अपने क्षेत्र का क्या कर सके, विकास कर सके, और अपने समुदाय को, जैसे समुदाय विकास के लिए एक कार्यक्रम चला था ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, फोर्ड फाउंडेशन अमेरिका की सहायता से भारत में चलाया गया था। तो वही ये कार्यक्रम था जिसमें सामूहिक सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए इसको लागू किया गया था, लेकिन यह विफल हो गया था। ठीक है। इसके पश्चात क्या, छठवीं विशेषता क्या होती है यहाँ पे, पर्यावरण संरक्षण। ग्रामीणवाद में होता है क्या, जब व्यक्ति के समग्र विकास के लिए जो विधियां अपनाई जाती है उसमें महत्वपूर्ण विधियां क्या होती है, पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि हम अपने आसपास के वातावरण को दूषित या प्रदूषित होने से उसे संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्या है, इसी में सातवीं विशेषता जो होगी, स्थानीय नेतृत्व। अब क्या है, ग्रामीणवाद को संचालित करने के लिए एक स्थानीय नेतृत्व की तो आवश्यकता होगी ना, जिसके नेतृत्व में आप क्या करेंगे, विकास करेंगे। इस प्रकार क्या है, इसकी विशेषता हो जाएंगी इसकी ग्रामीणवाद की। सबसे पहले क्या है, ग्रामीण केंद्रित, गांव या ग्राम को केंद्र में रखा जाता है। सामाजिक समृद्धि की प्रत्येक प्रत्येक जो समाज होता है उसमें क्या है, समाजीकरण तो हो चुका है, लेकिन उसकी समृद्धि भी करना है जब। ठीक है। कौन सी समृद्धि करेंगे आप, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ठीक है, इत्यादि प्रकार। सामाजिक न्याय की प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और न्याय प्राप्त हो वहां पे। ठीक है। उसके पश्चात क्या, सामाजिक संसाधनों का उपयोग, तो बता दिया आपको 39A की किस प्रकार आप अपने संसाधनों का उपयोग करेंगे। ठीक है। इसके पश्चात क्या है, सामूहिक सहयोग, किस लोगों में एक साथ समन्वय की भावना स्थापित होगी, और वह बंधुत्व और भाईचारे की भावना से वह अपना विकास कर सकते हैं, और अपने विकास के साथ साथ समुदाय के विकास को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए इसके पश्चात क्या, पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षण क्या है, देखिए अपने क्षेत्र या आसपास के क्षेत्र को दूषित होने से संरक्षित करना ही क्या, पर्यावरण संरक्षण है। फिर सातवां क्या था, लीडरशिप की। इसमें क्या होगा, एक स्थानीय नेतृत्व होगा जो इन सब गतिविधियों को क्या करेगा, संचालित करेगा। क्लियर। चलिए, ये क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नगरवाद है क्या। नगरवाद की विशेषताओं को समझाते हुए नगरवाद से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को लिखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिलेबस में एज इट इज दिया हुआ है। नगरवाद है क्या। ठीक है। अर्बनिज्म जिसको बोलते हैं क्या, अर्बनिज्म। ठीक है। अर्बनिज्म होता क्या है कि नगरीकरण। ठीक है। नगरवाद है क्या, नगरवाद ठीक है, 4 लाइन में आपको क्या बताना है, इसकी डेफिनेशन बताना है। कितनी लाइन में, 4 वाद में लिख ली, 4 लाइन में। तो नगरवाद, ठीक है, नगरवाद है क्या, नगरवाद नगर में रहने वाले व्यक्तियों की विशिष्ट जीवन शैली की विशेषताओं को व्यक्त करता है। वह किस प्रकार अपनी जीवन शैली को निर्धारित करें, जैसे कि मैंने वहां बताया कि भौतिकवादी संस्कृति विद्यमान होती है, व्यक्तिवादी संस्कृति विद्यमान होती है, उनमें फैशन का नया ट्रेंड होता है, और वो नए नए जो कंसेप्ट आते हैं उनको त्वरित ग्रहण करते हैं। ठीक है। नगरवाद क्या है, नगर में रहने वाले व्यक्तियों की विशिष्ट जीवन शैली, ये आपको डेफिनेशन लिखना है। ठीक है। और क्या कह सकते हैं, नगरीयता एक और जीवन जीने की क्या है, एक पद्धति है जिसमें व्यक्ति नगरीय जीवन अपनाता है, जबकि व्यक्ति जीवन यापन के लिए अन्य सदस्यों पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। ठीक है। आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो नगरवाद है क्या, नगरवाद नगरों में रहने वाले व्यक्तियों की एक विशिष्ट जीवन शैली है, जिसमें वह बदलते परिदृश्य, बदलते समाज या बदलते वैश्विक परिदृश्य में अपनी जीवन शैली को क्या करता है, परिवर्तित करते हुए अपने आसपास के समाज और स्वयं के विकास के लिए क्या होता है, गतिशील होता है। तो ये क्या हो जाएगी, नगरवाद की डेफिनेशन। ठीक है, 4 से 5 लाइन में। ठीक है, क्लियर। अब क्या है, नगरवाद की प्रमुख विशेषता क्या होगी, आपको बताना पड़ेगा। नगरवाद की विशेषता सबसे पहले तो मुद्रा अर्थव्यवस्था रहेगी। आप कह रहे हैं कि मुद्रा अर्थव्यवस्था, ठीक है, कि यहाँ के लोगों को रहता क्या है, सर्वाधिक वह किसकी चिंता करते हैं, पैसे कमाने की चिंता करते हैं, कि यहाँ से पैसा जाए वहां से पैसा जाए, यानी कि वो अधिक से अधिक पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, पैसा कमा, सदैव रोजगार के लिए क्या रहते हैं, संलग्न रहते हैं। ठीक है। तो लोग यहाँ पे पैसे से ही सब कुछ खरीदते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में होता क्या है, आपको वस्तु विनिमय प्रणाली भी आपको देखने को मिल जाती है, कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक। चलिए,
दूसरी विशेषता देख लेते हैं इसमें, आविष्कार तथा प्राविधियों की विविधता। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि नगरों में नगरीय जीवन को, ठीक है, अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आविष्कार होते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि अब आजकल जैसे सफाई के लिए आपने सुना होगा रोबोट, रोबोट का प्रयोग किया जा रहा है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का यूज किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार के यहाँ पे तकनीक का विकास होता है और विविध प्रकार की तकनीकें आती हैं जिससे व्यक्ति का जीवन क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। ठीक है, फिर तीसरी विशेषता लिख लीजिए नगरवाद की। तो यहाँ क्या होता है, लिखित प्रमाण एवं दस्तावेज। क्या है, लिखित प्रमाण एवं दस्तावेज। यहाँ क्या था, आविष्कार एवं उनकी विविधता। ठीक है, लिख लीजिए आप, पॉइंट पॉइंट बुलेट पॉइंट लिख लीजिएगा, बाकी मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, हाँ। और जैसे कि आपको लग रहा है कि मैं स्लाइड में सारे आंसर नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं कभी नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं आपको एकदम बनावटी चीजें नहीं दे सकता, है ना। आपको बनावटी चीजें चाहिए तो आप और भी यूट्यूब चैनल है वहां जा सकते हैं, हाँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पैटर्न सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार आप अपने आंसर को लिखें। ठीक है, स्लाइड में दूंगा मैं, केवल पढ़ ही दूंगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ बोलूँ और आप अपने स्तर पे समझते हुए लिखें। और हमारे टेलीग्राम चैनल में तो नोट्स डले हुए हैं, तो आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, चौथी विशेषता क्या हो जाएगी, तो चौथी विशेषता क्या है, लिखित प्रमाण एवं दस्तावेज। शहर में कोई भी कार्यवाही, समझौता, किसी भी प्रकार की जो भी कार्यवाही होगी, जो भी कार्य होंगे, ठीक है, जैसे कि आपको नल फिटिंग करवाना है तो आपको एक डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा, एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, रिसिप्ट दी जाती है कि हाँ आपके यहाँ पे नल लग चुका है। ठीक है, इस प्रकार कहा जा सकता है कि वहां पे प्रत्येक कार्य के लिए लिखित प्रमाण पत्र हो। ठीक है, जैसे कि आपको पैसे का लेन देन करना है तो एक इसके माध्यम से करेंगे आप, बैंक चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से करेंगे। क्लियर, इसके पश्चात ये हो गया चौथा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसके बाद आते हैं चौथा पॉइंट क्या हमारा, सांस्कृतिक आविष्कार। सांस्कृतिक आविष्कार या इसको विविधता लिख सकते हैं। नगरीय समाज में तेजी से हो रहा है भौतिक परिवर्तनों के कारण सांस्कृतिक परिवर्तन भी हो रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार हम भौतिक संस्कृति को अपना रहे हैं उसी प्रकार हमारे सामाजिक जीवन स्तर में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, संस्कृति में परिवर्तन हो रहा है। कि आपने देखा होगा आजकल, ठीक है, कि एकल परिवार की ओर हमारा समाज अग्रसर है। पहले क्या था, संयुक्त परिवार प्रथा थी। पहले प्रत्येक त्योहार फेस्टिवल जो होते थे समाज के साथ मनाया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या, हम धीरे धीरे व्यक्ति मतलब परिवार के साथ मना रहे हैं। अब परिवार के साथ साथ कभी अब ये कुछ दिनों में ये होने वाला है कि वो केवल पति पत्नी ही बनाएंगे और उनके बच्चे बनाएंगे, मतलब उनकी वंश नहीं मना पाएगा। ठीक है, ये ट्रेंड चल रहा है। क्लियर, फिर क्या है, नए सांस्कृतिक तत्वों का आविष्कार हो रहा है जिससे शहरी संस्कृति का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। अब नए सामाजिक सांस्कृतिक तत्व कौन कौन से होंगे, अब देख लीजिए अपने आसपास के समाज में, टिकटॉक और टाइप मतलब कि बहुत सारे ऐसे मोबाइल संस्कृति का डेवलप हुआ है या मोबाइल संस्कृति का विकास हुआ है जिसके माध्यम से वो अपने परिवार के साथ नहीं रह पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनमें अवसाद की भी भावना आ रही है। ठीक है, अवसाद उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, भौतिकवादी संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक, क्लियर। अब इसमें लिख लीजिए पांचवी विशेषता क्या है, संगठित एवं सुदृढ़ प्रशासन। देखिए प्रशासन क्या है यहाँ पे, संगठित है और सुदृढ़ है। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, अपराध आपको देखने को मिलेंगे लेकिन अपराध का भी त्वरित निवारण हो रहा है। ठीक है, अब देखिए संगठित क्यों बोला गया, देखिए आवास की व्यवस्था एकदम आपको मिलेगी, भवन निर्माण भी आपको सही तरीके से मिलेगा, प्रॉपर आपको साफ सफाई मिलेगी। और इंदौर साफ सफाई के लिए जाना ही जाता है, भोपाल को स्वच्छ कैपिटल का अभी अवार्ड मिला है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो नगरवाद होता है, नगरवाद में आपको इस निवास स्थान की सुविधा मिलेगी, भवन निर्माण मिलेगा, साफ सफाई मिलेगी, पानी बिजली, सड़क, यातायात, लोक कल्याण, विकास कार्य, इस टाइप की जो भी सारी सुविधाएं होंगी एक निश्चित समय में आपको मिलेंगी। ठीक है, जिसके माध्यम से शहरी जीवन क्या हो जाता है, अपेक्षाकृत सरल हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, शहरी जीवन की विशालता, जटिलता तथा जो पहचान नहीं होती उससे निपटने के लिए स्वच्छ एवं सुदृढ़ प्रशासन भी आवश्यक होता है। ठीक है, और इससे इन सब के बिना
ठीक है, जो हमने बताया कि कौन कौन से, कि साफ सफाई, भवन, ठीक है, गंदी नालियों की सफाई, बिजली, पानी, यातायात, यदि इन सब का अभाव है तो वह शहरी जीवन क्या होता है, अधिक कष्टमय हो जाता है। क्या, तो ये क्या हो गया, नगरवाद की क्या हो जाएंगी, ये विशेषताएं हो जाएंगी। अब क्या पूछा उन्होंने कि नगरवाद से उत्पन्न होने वाली समस्याएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो समस्याएं यहाँ पे आपको मैं केवल समझाऊंगा नहीं, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है। और ठीक है, तो सबसे पहले समस्या क्या होगी यहाँ पे, आवास की समस्या। ठीक है, आवास तो रहते हैं लेकिन जनसंख्या के अनुपात में आपको आवास नहीं मिलेंगे। दूसरा क्या है, मलिन बस्तियों की समस्या। ठीक है, आपने सुना होगा धारावी, मुंबई की सबसे बड़ी बस्ती है वो। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, लिख लीजिए, सामाजिक विघटन। समाज का क्या हो रहा है यहाँ पे, धीरे धीरे विघटन होता है, किसमें, नगरवाद के कंसेप्ट में। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो सामाजिक आदर्श, मूल्य और नैतिक मानदंड होते हैं, उनका भी क्या होता है यहाँ पे, अभाव रहता है। ठीक है, इसके पश्चात क्या है, परिवार का विघटन, व्यक्तित्व एवं परिवार का विघटन, पारिवारिक विघटन लिख सकते हैं आप। इस शहरीकरण के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व और परिवार बिखरने लगता है। पति पत्नी दोनों अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुट जाते हैं और नौकरी करते हैं, जिसके कारण वे अपने बच्चे तथा परिवार के लिए उचित समय नहीं निकाल पाते। ठीक है, एक ये क्या है, एक समस्या है। पांचवी समस्या लिख लीजिए आप, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, इस प्रकार हम अपने संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, कुछ समय पश्चात, कुछ सदी के पश्चात वह संसाधन लुप्त हो जाएंगे और हमारा पर्यावरण पूरा दूषित हो जाएगा। आपने देखा होगा, उद्योगों कारखानों से निकलने वाले अपशिष्टों को या तो नदी नाले में मिला दिया जाता है या फिर उसे जला दिया जाता है। जब नदी नाले में मिला दिया जाता है तो वहां का जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। आपने सुना होगा मध्य प्रदेश की जो बेतवा नदी है, प्रदूषण के कारण उसे सबसे खराब नदी माना जाता है ना, प्रदूषण के कारण बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, उसको भारत की गंगा प्रदूषण की दृष्टि से बोला जाता है। आप इस प्रकार के सुने होंगे, और आपने सुना होगा मरुस्थली नदी का कंसेप्ट भी सुना होगा आपने। हाँ, ये सब कंसेप्ट किससे उत्पन्न होते हैं, जो शहरी अपशिष्ट रहते हैं या फिर शहरी कारखानों के जो अपशिष्ट निकलते हैं, उनका निपटान कहाँ किया जाता है, जल पारितंत्र में किया जाता है। तो वहां का पारितंत्र तो प्रभावित होता ही होता है, लेकिन उस जल को उपयोग करने वाले मानव जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इसके पश्चात क्या है, नलियों नालियों नालियों का प्रबंधन नहीं हो पाता, जिसके कारण तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे शहरी बाढ़। शहरी बाढ़ भी किसका प्रमुख कारण, शहरी बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है, नालियों की सफाई नहीं होना, उचित जल निकासी सिस्टम ना होना। ठीक है, छठवां पॉइंट लिख लीजिए आप। अब क्या है, नगरीय तनाव। नगरीय तनाव लिख सकते हैं। ठीक है, नगरीय तनाव में होता क्या है, भौतिकवादी सभ्यता और संस्कृति का आज शहर तनाव का केंद्र बनते जा रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण लोगों में या व्यक्तियों में स्वार्थपन, महत्वाकांक्षी, अवसरवादी और भ्रष्ट जो आचरण है उनको देखा जा रहा है। ठीक है, कि यहाँ शहर का व्यक्ति क्या होता है, स्वार्थी होता है। ठीक है, अपनी चिंता करता है, महत्वाकांक्षी होता है, अवसरवादी होता है, उसको जिस भी अवसर पर पैसे कमाने का अवसर मिलेगा वह उस अवसर को भुना लेगा। ठीक है, और क्या होता है, भ्रष्ट होता है। आपने देखा होगा सारे जो काम होते हैं शहरी लेवल, मतलब कि स्थानीय लेवल पे, तो फिर हम प्रशासनिक लेवल पे बात करें तो वो यहीं पे देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके पश्चात क्या है, सातवां, जो सातवीं समस्या है वो क्या है, नैतिकता का पतन। लिख लीजिए, नैतिकता का पतन। शहरी जीवन में व्यक्ति की अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं का जो स्तर रहता है बहुत उच्च रहता है। ठीक है, और जब व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं का स्तर उच्च रहता है तो उसमें देखना आप, नैतिकता का पतन अवश्य होता है। ठीक है, तो वह नैतिकता को त्याग कर अपनी आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को क्या करता है, पूरी करने के लिए अपनी सारी गतिविधियां संचालित करता है। और वह धीरे धीरे नैतिकता को क्या कर देता है, अपनी नैतिकता को समाप्त कर देता है। क्लियर, इसके पश्चात आठवीं समस्या जो उत्पन्न होगी, सामाजिक संतुलन। क्या है, सामाजिक संतुलन। अब सामाजिक संतुलन क्या होगा, शहरी जीवन में मानसिक असंतुलन एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। ठीक है, मानसिक असंतुलन की अवस्था अक्सर व्यक्ति अपने निजी जीवन से लगा होता है। ठीक है, और जब
आपका मानसिक संतुलन सही नहीं होता तो आप समाज का भी संतुलन स्थापित नहीं कर सकते। ठीक है, मानसिक संतुलन क्यों स्थापित सही नहीं रहता है आपका, क्योंकि आप व्यक्तिवादी हो जाते हैं। हमेशा आप अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं, अवसरवादी होते हैं। जब इस प्रकार जब जब आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में प्रेशर आता है, और प्रेशर आता है तो आप अपना आपा खो देते हैं, जिससे आपका मानसिक संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इतनी प्रकार की आपको समस्या देखने को मिलेगी किसके, नगरवाद के कारण। आवास की समस्या, मलिन बस्तियों की समस्या, सामाजिक विघटन, ठीक है, पारिवारिक विघटन, पर्यावरण प्रदूषण, नगरीय तनाव, और फिर क्या, नैतिकता का पतन, फिर क्या, सामाजिक संतुलन, या फिर तो मानसिक संतुलन भी आप लिख सकते हैं। और इस प्रकार आपको यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है कि नगरवाद एक बदलते सामाजिक परिवेश में आवश्यक है, लेकिन इसे संतुलित तरीके से विकसित किया जाए तो यह भारतीय समाज और वैश्विक समाज के लिए क्या हो सकता है, सफल साबित हो सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस स्टूडेंट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास क्या रहेगी हमारी एक बार देख लेते हैं। किसान अध्ययन, ठीक है, कृषक अध्ययन करेंगे। कृषक अध्ययन के पश्चात क्या करेंगे, 73वें संविधान संशोधन के पहले और बाद में पंचायती व्यवस्था क्या थी। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। और हाँ, हमारे सिनॉप्सिस आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, एमसीएस क्लासेस। ठीक है, इसी नाम से एमसीएस क्लासेस। ठीक है, इसमें क्लासेस जोड़ लीजिएगा, और 2024 न्यू कंटेंट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस।